तो देखो आपका स्कोर कुछ इस तरीके से जाएगा। एक बार अगर 30 आया, दूसरी बार 36 या 37 या 35 आ गया, तो तीसरी बार में एक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि आपके टेस्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका सेम ही रीजन हो। नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, होते हैं, बट आप लोग उनमें से नहीं होंगे, इसीलिए मैंने आपको ये बताइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका सबका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। कुछ पेपर्स के लिए 1 मंथ लगभग बचा हुआ है और कुछ एग्जाम्स पेपर्स के लिए लेस देन 1 मंथ बचा हुआ है। और इस टाइम पर मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट सब धड़ल्ले से एकदम जोरों शोरों से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। बट उन टेस्ट में हर किसी को एज एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स शुरुआत में तो और ही बहुत कम मार्क्स आते हैं और यहां पे बच्चों का मोटिवेशन थोड़ा डाउन चले जाता है। सर पढ़ाई तो कर ली, रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? मल्टीपल रिविजन्स हैं या मल्टीपल रीजंस हैं। हर एक चीज के फाइंड आउट करेंगे कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं और इसका आउटपुट भी देखेंगे, मतलब कि इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे और डेफिनेटली हम आउटकम में ये पाएंगे कि हमारा स्कोर स्लोली बढ़ रहा है। देखो तुरंत नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होता तुरंत, बढ़ेगा, स्लोली बढ़ेगा, बट उसके लिए हमें लगातार बने रहना पड़ेगा हमारे सॉल्यूशंस की तरफ। प्रॉब्लम है मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सॉल्यूशन भी इस चीज का है, बस आपको ढूंढना होगा और आप सही वीडियो तक पहुंचे हैं। बहुत क्रिस्पली, बहुत कम टाइम में आपको मैं बताऊंगा कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं और उसका रीजन क्या है और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखो, ये आपकी एक्सपेक्टेशन रहती कि पहली बार अगर मैंने टेस्ट लिखा, मुझे 30 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो दूसरे टेस्ट में बढ़ेंगे, तीसरे में और बढ़ेंगे, चौथे में और बढ़ेंगे, मतलब ये ग्राफ ऊपर ही जाता रहे, ऐसा होता नहीं है। आप सब लोग एग्री करोगे, कोई भी आप मॉक टेस्ट लिख रहे होंगे तो आप एग्री करोगे कि पहले में अगर मुझे 30 आए हैं तो दूसरे में 30 से ऊपर ही आएंगे, जरूरी नहीं है, थोड़ा ऊंचा नीचा चलता रहता है। तो देखो आपका स्कोर कुछ इस तरीके से जाएगा। एक बार अगर 30 आया, दूसरी बार 36 या 37 या 35 आ गया, तो तीसरी बार में कम हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, एकाध कम होते जाता है। मतलब कि आपका स्कोर हमेशा ऊपर ही जाएगा, हर एक टेस्ट में, जरूरी नहीं। बट देखिएगा यहां पे आपका ये जो ग्राफ है, चाहे हर बार टेस्ट में पिछली बार से ऊपर आए या ना आए, पर इस तरीके से ऊपर जरूर जाएगा अगर आप लोगों ने अपने कंटेंट पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे और टेस्ट की अच्छी एनालिसिस करके और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करी है, तो पक्का ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा कम ही आते जाएंगे और कम ही होते जाएंगे या एक ही रेंज में मिलेंगे। थोड़ा स्लोली इंप्रूव होता है, बट इट टेक्स टाइम। बिल्कुल टाइम लेता है पर होता है। तो ये जो एवरेज है आप देखेंगे इन तीनों कोर्स का या इन 3 टेस्ट का, शुरुआत के 3 टेस्ट का अगर आप एवरेज निकालेंगे और अगले 3 टेस्ट का एवरेज निकालेंगे, इन 10 टेस्ट का एवरेज निकालेंगे, इन 10 टेस्ट का एवरेज निकालेंगे, तो आपका जो ये मूविंग एवरेज जिसे कहते हैं, ये हमेशा ऊपर जाएगा। एंड दैट इज व्हाट द गेट स्कोर इज ऑल अबाउट, या टेस्ट का स्कोर जो है वैसा ही होता है। तो ये जो ग्राफ मैं बना के लाया हूं, इसीलिए बना के लाया हूं कि आप लोगों को रियलिटी मिले। और ऐसा नहीं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, सबके साथ ऐसा होता है। तो आप चिंता ना करें कि सर हर टेस्ट में मार्क्स ऊपर बढ़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ठीक है, तो अगर टेस्ट में एक आध दो टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसके लिए डरना नहीं है। दूसरी जो चीज मैं आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट लिखा, मार्क्स कम आए, क्या ये गेट का स्कोर है? क्या ये गेट के मार्क्स हैं? आप बोलोगे हां सर, लकीली गेट का तो स्कोर नहीं है, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी गेट एग्जामिनेशन में कुछ दिन, कुछ हफ्ते बाकी हैं और इंप्रूवमेंट का चांस है कि हम इस स्कोर को गेट एग्जामिनेशन में बेहतर बना पाए। तो खुशी मनाओ कि अभी आपको पता चल गया कि कहां कहां कमियां फिर भी रह रही हैं और उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो देखिए 4 पॉइंट में मैं पूरे इस डिस्कशन को करूंगा। 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट है कि आपको पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है कि अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे, मुझे थोड़ी पता है कि तुमने पढ़ाई कितनी की है, क्या तुमने मुझे हर एक दिन का रिपोर्ट बताया है? तुम्हारे दिमाग में जो कंटेंट स्टोर्ड है, क्या उसका डेटा मेरे पास आ रहा है कि इतना तेरे को याद है, इतना तेरे को याद नहीं है? नहीं पता बच्चा, मुझे किसी भी टीचर को या किसी सेकंड पर्सन को पता ही नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारे साथ डेली गेट में पढ़ता है, उस बंदे को भी नहीं पता है कि तुमने कितना दिमाग में याद रखा है। तो किसी को आइडिया नहीं है कि तुमने कितनी मेहनत की है पूरे साल भर में,
कितना आपको कंटेंट रिवाइज किया है, कितने अच्छे से पढ़ाई की है, कितना डीपली पढ़ा है, कितना प्रैक्टिस किया है, कितना रिवीजन किया, नोबडी नोज अपार्ट फ्रॉम यू, यू ओनली नो द रियलिटी। तो अपने आप से ही तुम्हें समझना पड़ेगा कि कमियां कहां है। मैं गाइड कर सकता हूं, पक्का करूंगा कि कमी कैसे ढूंढनी है बता दूंगा, पर कमी है या नहीं ये चीज में यहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये आपको आइडेंटिफाई खुद से करना होगा। इसके लिए मैं आपको गाइड करता हूं। तो पहले आपसे पूछो कि क्यों मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं टेस्ट के। तो यहां पे आता है भैया जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है एनालिसिस। आप जब भी एक टेस्ट लिखेंगे उसकी करेंगे एनालिसिस, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों मुझसे नहीं बना। बहुत बार ऐसा होगा कोई सिली मिस्टेक कर दी है, बहुत बार ऐसा होगा कि टॉपिक भूल गए हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि यार ये क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिलता तो कर लेता, पर टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाया। बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ, मैं आराम से बैठ के बनाऊंगा तो सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि हमको क्वेश्चन का अप्रोच ही नहीं पता चला, जब सॉल्यूशन देखा, वीडियो सॉल्यूशन देखा तो लगा अरे यार ये तो बच्चों क्वेश्चन था, हमसे बन जाना चाहिए था, पर बना नहीं। मिला के हर एक क्वेश्चन का रीजन अलग होगा, सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। ये कोई विराट कोहली थोड़ी है कि हर बार एक जैसे आउट होएगा, है ना। सॉरी टू से ही इज अ लेजेंड क्रिकेटर, बट रिसेंट टेस्ट सीरीज वैसी ही गई है। बट मैं कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन के गलत होने का या आपके रॉन्ग आंसर डालने का रीजन सेम नहीं होगा, अलग होगा। हर एक क्वेश्चन का अलग होगा, कुछ क्वेश्चन का कॉमन हो सकता है, बट आपको हर एक क्वेश्चन का एक तो आइडिया लेना है कि क्यों गलत हुआ। फिर उनमें से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आप भूल चुके हो, यार ये चीज भूल गया था मैं, उनको नोट कर लो, ताकि आप जब भी अगली बार रिवीजन करने जाओ तो उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। राइट, हर एक क्वेश्चन का जो गलत होने का तरीका है सबको अलग अलग नोट डाउन करो। जहां जहां कॉमन टाइप की मिस्टेक हो रही है उनका कलेक्शन बनाओ, और देखोगे आपको 10-15 टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम इकट्ठी होती हुई दिख रही होंगी। हर एक को अलग अलग तरीके से टैकल करेंगे। एक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि आपके टेस्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका सेम ही रीजन हो, नहीं, हर क्वेश्चन का रीजन अलग होगा। बट आप ऐसी थोक में मिस्टेक करते हो कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसी नई मिस्टेक निकल के आती है जो आपको पता ही नहीं था कि ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूं। आपको ऐसा लगेगा बट होता है, क्योंकि आप में कंसंट्रेशन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका कंसंट्रेशन रहता है कंसेप्ट को रिकॉल करने में, फॉर्मूला लगाने में, या कोई पर्टिकुलर यूनिट पे या कन्वर्जन पे या बहुत सारी चीजों पे। उस केस में ना साइड की छोटी छोटी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती हैं। कहते हैं ना, मूवी का प्राइम कैरेक्टर ही इतना ज्यादा जोरदार था कि साइड हीरो पे तो नजर ही नहीं गई, ये साइड हीरो हमारे सिली मिस्टेक्स करवा देते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करके और फिर आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलती हुई। कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट पता नहीं था, या तो पता ही नहीं था या याद नहीं था। याद नहीं था या पता नहीं था, इन दोनों केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा उन टॉपिक्स का जहां आपको लग रहा है कि यार ये कंसेप्ट मैं भूल रहा हूं। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज कि जहां आपको ऐसा लगता है, आइडेंटिफाई होता है कि मल्टीपल टेस्ट में ये वाले टाइप के कंसेप्ट के क्वेश्चन में बार बार नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मुझे कंसेप्ट या फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो उन चीजों को आप रिकॉल करो वापस से अगले रिवीजन साइकिल में। अब दिन भर तो टेस्ट लिखते नहीं हो, जब आप टेस्ट लिखते हो, एनालिसिस करते हो, उसके बचा हुआ टाइम में आप क्या करोगे, यही चीजों को प्लान करोगे। दूसरी चीज, कांट अंडरस्टैंड टफ क्वेश्चंस, या क्वेश्चन का पैटर्न समझ नहीं आया कि कैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, ये समझ नहीं आया, क्वेश्चन का पैटर्न ही समझ नहीं आया। अगर ऐसी चीज है तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू आइडिया लगेगा कि अच्छा अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है तो इसको कैसे उठाएं ताकि मुझे ये सॉल्यूशन मिले, ये इसको कैसे इंफॉर्मेशन को उठाएं कि ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाए। हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन को कैसे कंपाइल करना है, इंटरप्रीट करना है, कैसे उसको यूज करके सॉल्यूशन तक हम पहुंचेंगे, इसका आइडिया आपको प्रैक्टिस से होता रहेगा। प्रैक्टिस बहुत अलग चीज है। बच्चे बहुत बार ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया, दिमाग में सब कुछ है, अब तो मैं टॉप रैंकर बन जाऊंगा।
बट जब वो प्रैक्टिस करने जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, क्वेश्चन बनते नहीं है। दो उनको कंसेप्ट पता है, मैं पूछूंगा कि देखो ये क्या होता है, बोलेंगे हाँ ये ऐसा होता है, ये इसका फॉर्मूला बताओ, बता देंगे, इसका कंसेप्ट बताओ, सब पूरा रटा हुआ है दिमाग में, पर उसको यूज करना है कहां पे ये नहीं पता। उसके लिए आपको प्रैक्टिस 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 करते जानी है। अब यहां पे ना बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर कितनी प्रैक्टिस करें, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इनफ होंगे, सर पीवाई क्यों इनफ होंगे, ये इनफ होगा, ये इनफ होगा। नथिंग इज इनफ अंटिल यू मेक जीरो मिस्टेक्स। मतलब कि आपको प्रैक्टिस तब तक करते जानी है, तब तक करते जानी है, तब तक करते जानी है, जब तक कि आप जीरो मिस्टेक्स ना करो। मतलब कि आपकी मिस्टेक्स धीरे 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 करके जीरो हो जाएं, तब तक आपको प्रैक्टिस करते ही रहनी है सारे सब्जेक्ट्स की। अब यहां पे ना कुछ स्टूडेंट्स ना थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं, फेवरेबल कोर्सेस या जो उनके पर्सनल पसंदीदा कोर्सेस या पसंदीदा टीचर के कोर्सेस हैं उनको ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जिनसे या जिनके उनको क्वेश्चन कम बनते हैं उनके प्रैक्टिस कम करते हैं। देखो जी, आपका पर्सनल फेवरेट कोर्स से क्या 100 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे या 50 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे? क्या नहीं। क्या आपके पसंदीदा कोर्स या पसंदीदा टीचर के कोर्स से पूरे पूरे 100 मार्क्स या 60 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं। तो फिर अगर 10 12 15 जितने भी सब मार्क्स का उसका जनरल वेटेज होता है कोर्स का, उतने ही क्वेश्चन आने हैं, तो हमें ओवरऑल स्कोर ऊपर करना है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए तो बाकी के आंसर्स भी तो हमें करेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके कलेक्टिवली ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो प्रैक्टिस में ऐसा बायस्ड काम मत करना कि जो आपको कोर्स पसंद हो या जिसके क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं उसके करते जाओ, और जिसके नहीं बनते उसको छोड़ ही दो। यार ये बनते नहीं है तो क्या करना सॉल्व करने का, छोड़ दो, इतना ही करते हैं। जो बनते हैं उनके हर एक सेशन अटेंड कर रहे हो यूट्यूब पे, इस टीचर का भी, उस टीचर का भी, इस टीचर का भी, उस टीचर का भी, और जो नहीं बन रहा है वो ऐसे ही छूट गया। अब मुझे मीम याद आ रहा है, एक वो पानी वाला मीम होता है, स्विमिंग पूल में एक लेडी ऐसे बच्चे को रखती है ऐसे करके, है ना, तो ये आपका फेवरेट कोर्स, और बेचारा जो कम फेवरेट कोर्स है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आई नो आप मुझे या बाकी सारे टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपकी हर एक इमोशन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारा और आपका दोनों का टारगेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, और उसके लिए ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को बराबर तरीके से परोसना है। ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट आपके फेवरेट होंगे जहां से आप टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, बट कुछ सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट नहीं है या जो आपसे नहीं समझ में आते हैं, आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, उनसे भी तो कम से कम इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने पड़ेंगे ना। अगर डिफिकल्ट नहीं बने तो कम से कम मॉडरेट लेवल तक के तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तो उसकी भी तो प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो प्रैक्टिस करते जाइए, आखिरी तक आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम के 2 दिन पहले तक प्रैक्टिस करते ही जाना है। तीसरी चीज है, कुड नॉट रिकॉल टॉपिक्स क्विकली हेंस स्लो। टॉपिक को हम जल्दी रिकॉल नहीं कर पाते हैं, जब टेस्ट देते हैं तब क्वेश्चन या तो स्लो सॉल्व कर पाते हैं, ये टॉपिक रिकॉल करने में टाइम लगता है। क्या पढ़ाया था सर ने, ये क्या था, वहां पे ब्लॉक था कि सेट था, ये था कि वो था, ये फॉर्मूला में लेमड़ा था कि सिग्मा था, ये इसकी पावर में 2 था कि 3 था, याद नहीं आ रहा है, और वहां टाइम पास कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता, आंसर आता, 1 मिनट लगता, आपने 5 मिनट वेस्ट किए। टेस्ट में होगा ऐसा, आप एग्री करोगे इस बात से? हाँ सर होता है ऐसा, टेस्ट में हम एक ही चीज को सोचते रह जाते हैं। देखो कोई क्वेश्चन को अगर आपको टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है या रिकॉल नहीं हो पा रहा है कोई फॉर्मूला, अभी छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमसे बन जाएंगे डायरेक्टली। देखते से ही बनने वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लो। अगर ऐसा लगता है कि टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में, रिकॉल नहीं हो रही है चीजें, या टाइम लग रहा है क्योंकि उसका अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है, तो 5-7 मिनट अटेम्प्ट करो एक क्वेश्चन को, 5 मिनट 6 मिनट से ज्यादा अगर हो रहा है तो छोड़ दो। ईगो पे नहीं लेना कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट का है या मेरे फेवरेट टीचर का है या मेरे फेवरेट टॉपिक का है कि ऐसे क्वेश्चन तो हम बना के आए तो ये भी बना ही देंगे एक्सेट्रा, कोई ईगो नहीं। मेरे को उस क्वेश्चन को सॉल्व करके 2 मार्क्स मिलते, नहीं मिल रहे हैं इट्स ओके, अगले से मिल जाएंगे। पर लास्ट में अगर इस क्वेश्चन को मैं 10-12 मिनट तक सॉल्व करते गया और आखिरी में अगर 4 क्वेश्चन में देख ही नहीं पाया क्योंकि मैं स्लो हो गया, तो फिर वो 4 क्वेश्चन के 8 मार्क्स सीधे सीधे चले गए, अटेम्प्ट ही नहीं पकड़ पाया मैं। हो सकता है वो चारों के चारों क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं आखिरी वाले। सो हमें यहां पे थोड़ा इंटेलिजेंटली पेपर को अटेम्प्ट करना है कि किसी क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है, चीजें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं ड्यूरिंग द टेस्ट, तो हम छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे, मार्केस रिव्यू करो उसको और आगे बढ़ो, आखिरी में देखेंगे। बट स्टिल
अगर आपको ये रिकॉल करने में टाइम लग रहा है तो इसका भी सॉल्यूशन वही है कि जितना रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज डोमेन इंप्रूव होता जाएगा, उतना जल्दी आपका दिमाग क्विकली रिकॉल कर पाएगा टॉपिक को। अरे ये तो वही है ना, वही वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, हमने देखा था। अरे ये तो ऐसा ही है, इसमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है। अरे पीवाईक्यू था ऐसा जिसमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये ले आए थे, आज इन्होंने थोड़ी सी ट्रिक दे दी है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आपका नॉलेज डोमेन इंक्रीज होता जाएगा रिवीजन और प्रैक्टिस से, आप किसी भी नए क्वेश्चन को हैंडल करना आसानी से सीख जाएंगे। एंड दैट इज वाई रिवीजन एंड प्रैक्टिस आर मोर इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस और ज्यादा एट द एंड मोमेंट। आई हैव सीन पीपल जिनको 2-2 साल पढ़ के नॉलेज इतना हो गया कि वो मेरे से अच्छा पढ़ा सकते हैं किसी कंसेप्ट को या किसी टॉपिक को, मुझसे ज्यादा नॉलेज भी है उन्हें, बट वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, होते हैं, बट आप लोग उनमें से नहीं होंगे, इसीलिए मैंने आपको ये बताई है बात। अब लास्ट में एक और पॉइंट आता है, सर सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी मिस्टेक जो कि सिली नहीं है फिर भी आप बोलते हो कि सिली मिस्टेक हो गई, वो सिली नहीं थी, वो कंसेप्चुअल मिस्टेक थी जो आप प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको कंसेप्चुअली ग्रैस्प या ग्रिप ज्यादा आ जाएगी और उसकी वजह से वो मिस्टेक अवॉइड होना शुरू हो जाएगी। बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो रियल में सिली मिस्टेक्स हैं, मतलब उनका कंसेप्ट से लेना देना नहीं है। ट्रू पूछा है आपने, फॉल्स पे टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। नॉट इनकरेक्ट बोला है मतलब करेक्ट पूछा है, पर आपने इनकरेक्ट टिक करके और आगे बढ़ गए। क्वेश्चन का आंसर पूछा था यूनिट में मीटर में, आपने सेंटीमीटर में दे दिया, आगे बढ़ गए। क्योंकि हम हमेशा क्लासरूम में सेंटीमीटर में निकालते थे तो हमारी आदत वही है, हमने तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, सेंटीमीटर में आंसर निकाला, ले दिया। पर उन्होंने तो आंसर मीटर में पूछा था, है ना। 1 यूनिट और 1 डिजिट तक आफ्टर द डेसिमल आंसर पूछा है एनएटी टाइप का, हमने 2 डिजिट में कर दिया क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हम 2 डिजिट करते थे। तो ये ऐसी चीजें, या 2 इंटू 3 को 6 कर दिया, ये तो ठीक है, 2 इंटू 3 को 5 कर देते बच्चे, 2 इंटू 2 का 4 करने की बजाय 5 कर देते हैं। बहुत बार ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं, या जो पूछा है उसकी जगह कुछ और बता दिया गया है क्वेश्चन में, ये इंफॉर्मेशन हमें याद ही नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन 1 बाइट की थी, हमने 2 बाइट ले ली। ऐसी जो इंफॉर्मेशन है, ऐसी जो मिस्टेक्स हैं, उनको आसानी से अवॉइड किया जा सकता है बाय जस्ट अ सिंगल रिव्यू। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बड़ा सा आंसर आ जाता है, उसको वहां पे फिल करने के पहले एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, आपने जो इंफॉर्मेशन यूज की है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है सारी या नहीं। सॉल्यूशन देखो, आंसर देखो, किस यूनिट में पूछा है, अच्छा इसमें पूछा है, मैंने भी इसी में आंसर निकाला है, हाँ जी निकाला है, सेम टू सेम यूनिट में। कितने डेसिमल प्लेस तक पूछा है, 2, हमने भी 2 तक निकाला है, हाँ। राउंड ऑफ करेक्टली किया है, हाँ। बस इतना रिव्यू कर लो, हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे या 30 सेकेंड लगेंगे कभी कभी, बट उसकी वजह से आपके ये 5 से 7 मार्क जो फालतू में कट रहे हैं वो कवर हो जाएंगे। अब देखो, सारे क्वेश्चन में बहुत हेवी कैलकुलेशन नहीं होते हैं, तो कैलकुलेशन भी चेक कर लो क्विकली कि कैलकुलेशन में आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्विकली चेक कर लो। और इसके लिए ना एक सबसे अच्छी चीज जो आप करेंगे वो ये है कि जब आप अपने नोटपैड में, जो स्क्रिबल पैड होता है ना, उसमें जब आप सॉल्व करने बैठते हो ना पेपर, तो ये आपकी नोटबुक के पीछे के पेज की तरह नहीं कि एक कैलकुलेशन या उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, एक के ऊपर एक सब लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सब लोगों को स्क्रिबल पैड को थोड़ा सा नीटली यूज करना है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन आपने नीटली यहां सॉल्व किया, इसको एक घेरे में डाल दिया, ताकि जब आप वापस से रिव्यू करो, लेटर ऑन में भी, सब पूरा पेपर खत्म होने के बाद भी अगर रिव्यू करोगे तो आपको क्लियरली उसका सॉल्यूशन या उसका लिखा हुआ जो भी आपका कैलकुलेशन है वो क्लियरली दिखे। हैंडराइटिंग को स्लो करके और लिखने की जरूरत नहीं है कि बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूं जमा जमा के, फेयर लिख के, ऐसा कुछ नहीं जरूरी है। हैंडराइटिंग बिगड़ जाए चलेगा, बट नीटली क्लीनली एक एक स्टेप लिखो, एक के नीचे एक, ताकि वो कहीं ना कहीं रिव्यू करने में आपको आसानी हो। और आप देखेंगे कि जब आप ऐसा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती है गलतियां। अब एक के ऊपर एक कैलकुलेशन है, 3 क्वेश्चन के, किसका कौन सा एक्स है पता ही नहीं चल रहा है, तो उस केस में ना आपको गड़बड़ हो जाती है। एक्स, ये वाला एक्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्स वाली ये वाली नहीं, आपकी किस्मत में ये नहीं है, खाली यही है मैथमेटिक्स वाले बच्चों के किस्मत में। तो ये जो चीजें हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैलकुलेशन थोड़ा सा नीटली लिखिएगा पेपर में। जब आप रिव्यू करने जाएंगे तो काफी सारी सिली मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड होती हुई आपको
दिखेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपको यहां पे हाईलाइट करना चाहता था। इसके अलावा आप लोगों को फिर से मैं याद दिला दूं कि 12 तारीख को, जी हां 12 तारीख को हमारा 12 जनवरी को हमारा सीबीटी होने वाला है, सेंटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप लोगों ने रियल टेस्ट के लिए एनरोल किया है तो इसके लिए जरूर जाइएगा। वो टेस्ट जो होने वाला है वो सेंटर पे होने वाला है 2:30 से 5:30 पीएम के बीच में। और अगर एनरोल किया है तो जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा उससे। एक जो बैरियर है लोकेशन का, या कह सकते हैं वो पर्टिकुलर प्रेजेंस का, फिजिकल अपीयरेंस का, उस जगह पे जाके कहीं घर के इन्वायरमेंट से बाहर जाके और पेपर लिखने का, वो बहुत ज्यादा आपके काम आएगा और वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए भी काम आएगा जरूर। तो उसके लिए अटेम्प्ट जरूर करिएगा। आप अगर रजिस्टर कर चुके हैं ऑलरेडी तो उसको मिस मत करिएगा। गुड लक फॉर योर पेपर। और अगर आपको और भी कोई इशू है, प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप ड्रॉप करके जरूर जाइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट, ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज पे वीडियो बना पाए या उस कमेंट के हिसाब से आपको रिप्लाई कर पाए कि व्हाट यू कैन डू बेटर फॉर योर बेटर टेस्ट अटेम्प्ट एंड गेट अटेम्प्ट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।